हेलो दोस्तों, अमीर बनने की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। चैप्टर नंबर 4, अपने काम से काम रखो। तो आइए इस चैप्टर की समरी शुरू करते हैं। अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वो कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया। उनका प्रोफेशन एक बैंकर हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। स्कूल के साथ एक समस्या ये है कि आप जो पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उनको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही है। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा। उनके विचार में जो संपत्तियाँ थी, यानी जो एसेट थे, वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल देते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन को नौकरी करते रहें, परंतु असली एसेट को भी खरीदना शुरू कर दें। परंतु ऐसी लायबिलिटी या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह ओरिजिनल एसेट नहीं है। वयस्कों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें, यानी कि अपनी लायबिलिटी को कम कर दें और मेहनत से ठोस एसेट का आधार बना लें। यानी कि उत्तर कह रहे हैं, वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इससे पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक खर्च से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियाँ आ जाती है। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं।
ऐसे बिजनेस जिनमें मेरी होने की ज़रूरत न हो, मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। यानी कि ऑथर कह रहे हैं जिस जगह आपको खुद काम करना न पड़े, खुद की उपस्थिति जरूरी नहीं हो, ऐसे बिजनेस शुरू करें। दूसरा स्टॉक, यानी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा बॉन्ड। चौथा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में भी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। छठा नोट्स। सातवां बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। और आठवां और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार हमेशा तैयार रहता है। इन 8 जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इस टाइप के आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग लग्जरी चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लग्जरी चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी लग्जरी चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं परंतु असल में वे उधार की दलदल में गहरे दस्ते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपनी संपत्तियों वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए लग्जरी चीज़ें खरीद ले फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए लग्जरी चीज़ें खरीद लेती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीद लेते हैं, यानी लग्जरी चीज़ें खरीद लेते हैं। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे ज़िंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। आपकी काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। ऑथर इस चैप्टर में समझा रहे हैं कि सबसे पहले कोई नौकरी करें, उससे आने वाले पैसे से विलासिता की या लग्जरी चीज़ें ना खरीदें, जबकि उन पैसों से एसेट खरीदें। उन एसेट से अलग अलग इनकम देने वाले एसेट्स खरीदें, जिससे अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों से हमारे पास पैसों की इनकम बनी रहे। ऐसी चीज़ें न खरीदें जिससे हमारी जेब से पैसे जाता हो। ऐसी लायबिलिटीज़ नहीं खरीदें जिससे हमारे पैसे जाते रहे हो, जो हमें कर्ज में डुबाता हो, जो हमें कर्ज लेने के लिए प्रेरित करता हो। ऐसी लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदें। हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हो, हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो वापस हमें रिटर्न देती रहो, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। इस तरीके के एसेट्स आप बना सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।